कि सफलता का निर्धारण तब तक नहीं होता है जब तक आपका जीवन की पूरी कहानी नहीं लिखी गई। आप एक दो एपिसोड से निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि आप सफल हैं अपने जीवन में या असफल हैं। आप मुकाम खुद चुनते हैं, कई बार मुकाम आप खुद चुनता है। वहाँ आप स्वतंत्र नहीं हैं और आपको अपने सिचुएशन के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है। कि मैं जब सिविल सर्विसेज से बाहर हुआ तो मुझे फिर दूसरा कोई भी जॉब फैसिनेट नहीं कर रहा था, न मैं स्टेट सर्विसेज की तरफ जाना चाह रहा था। मैंने कुछ समय के लिए कंप्लीट डार्क हो गया, मुझे लगा कि अब तो यही मेरा करियर फिनिश हो गया। और आज मुझे खुशी है इंडिया के जितने भी महत्वपूर्ण टाउन्स होंगे उसमें आईएएस से लेकर पीसीएस तक कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट जरूर होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मणिकांत सिंह हिस्ट्री का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में टीचर रहा हूं और 93 से मैंने लगातार इस फील्ड में टीचिंग से जुड़ा रहा। अब मैं पूरी यात्रा कैसे की है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप में से किसी ने गाइड मूवी देखी होगी तो एक एक्टर देवानंद आपको मिला होगा और उसकी शुरुआत की कहानी और लास्ट की कहानी, ये दोनों में बड़ा दिलचस्प अंतर आपको नजर आएगा। उसके बारे में कहा जाता है कि he was ashamed, neither made nor born, but simply happens like a weather। अब मैं आपको क्या बताऊं, सिविल सर्विसेज का मैं बहुत ही अपने सब्जेक्ट का सीरियस टीचर रहा हूं, लेकिन जीवन में अगर मुझे सबसे अधिक परेशानी रही तो टीचिंग से रही। मैं हमेशा टीचिंग से बचना चाहता था। बचपन में मेरी इमेज कभी नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा और टीचिंग भी कोई प्रोफेशन होता है। एक्चुअली अब जिंदगी कहानी तो लंबी है, लेकिन मैं चंद लम्हे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको कम से कम दो बातों की जानकारी मिल जाए। पहली बात ये कि आप मुकाम खुद चुनते हैं, कई बार मुकाम आपको चुनता है। वहाँ आप स्वतंत्र नहीं हैं और आपको अपने सिचुएशन के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है। दूसरी बात कि सफलता का निर्धारण तब तक नहीं होता है जब तक आपका जीवन की पूरी कहानी नहीं लिखी गई हो। आप एक दो एपिसोड से निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि आप सफल हैं अपने जीवन में या असफल हैं। अब आप मेरा ही लीजिए। मैं शुरू करता हूं कि मैं बिहार में समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव से रहा। मेरे पिताजी लैंड होल्डर थे। कुल मिलाकर खाता पिता परिवार था, अच्छी लैंड प्रॉपर्टी थी। मैं 5 बहनों के बाद पैदा हुआ था। कभी कोई विजन ऐसा नहीं रहा न घर में कि बच्चों को पढ़ाया भी जाता है। पिताजी ने भी बहुत कम शिक्षा ग्रहण की थी और मुझे भी जीवन की सफलता की कसौटी कुछ और नज़र आ रही थी कि 100-200 बीघे ज़मीन हो, 10-20 बैल गाय हों, 1-2 मोटर गाड़ी आ जाए तो और भी बढ़िया है, गांव में रुतबा हो, प्रेस्टीज हो, यही बस चाहत थी। मैं चल रहा था क्लास 10 तक। बहुत ही मेरा जो एजुकेशन का पैटर्न रहा वो भी बड़ा इरेगुलर रहा, क्योंकि रेगुलर में स्कूल जाना कभी नहीं पसंद करता। पता नहीं, मुझे लगता था स्कूल में टाइप बनते हैं, मुझे तो इंडिविजुअल बनना है। 15 डेज महीने में जाना। क्लास 10 तक मैं बिल्कुल इरेगुलर रहा। कहीं ना कहीं मुझे ये जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली उसके प्रति आस्था नहीं थी या ना मुझे कोई उसका लक्ष्य था। अचानक क्लास 10 के बाद 2 घटनाएं ऐसी हुई जिससे मैं प्रभावित हुआ और मैंने पूरे अपने जीवन का पैटर्न बदला। अब इस सिलसिले में अब देखेंगे कि एक आईपीएस ऑफिसर था, उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ और इम्प्रेस होने के बाद फिर मैंने सिविल सेवा में आना चाहा। मेरे पटना में वो एसपी हुआ करते थे। तो जब मैंने डिक्लेयर किया कि भाई मैं सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता हूं, तो मेरे परिवार वाले बहुत काफ़ी आश्चर्यचकित हुए कि भाई ये अब सिविल सेवा की तैयारी करेगा। गांव में भी इस बात की चर्चा शुरू हुई। लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मैंने बड़ी शिद्दत के साथ क्लास 10 के बाद मैंने पूरे कैरियर में पढ़ाई की। हालांकि यह दुर्भाग्यजनक स्थिति रही, मुझे इस बात का दुख रहा कि कुछ पढ़ाई के पैटर्न में कुछ ऐसी गड़बड़ी रही। वो मैं आपको 1 मिनट में शेयर करना चाहूँगा, अभी बताना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हो इसे सबक लो, कि मैंने जो पढ़ाई के बाद में महसूस किया कि 60% मेरी मेहनत बेकार गई। क्योंकि सिविल सेवा तैयारी में जो ज़रूरत होती है और जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की जो ज़रूरत है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सिविल सेवा तैयारी में आपकी जो होगी वो एक दूसरे पिच पर तैयारी होती है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में दूसरे पिच पर तैयारी होती है। यहाँ पर चूँकि कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी ऐसा कोई फैशन नहीं था और 1-2 इंस्टीट्यूट चलते भी थे, तो उसमें मुझे ऐसा कोई इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस लगा नहीं, तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया और मैं अपने पैटर्न से चलता रहा। बाद में एग्ज़ाम देने के बाद मैं ऐसा महसूस किया एग्जामिनेशन हॉल में
कि जो यूपीएससी के रिक्वायरमेंट होते हैं क्वेश्चंस के, वहाँ पर जाकर अब एक दो सिचुएशंस मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि बहुत सारा आइडियाज एक बार आ जाना, उसको शब्दों के घेरे में मत बांधना, ये सब तरह की दिक्कतें वहाँ महसूस हुई। और फिर आपने जैसे शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो के बारे में सुना होगा कि उसके बारे में कहा जाता है कि ही डाइज बट ही डाइज विथ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। द सेम हैपेंस टू मी। जब मैं अचानक से जब मैं देखा तो अरे ये तो कैरियर फिनिश हो गया, और मैंने तो इतनी इस फील्ड में मेहनत की, इतनी जानकारियाँ हासिल की, मैंने जिसको गाइड किया वो बच्चे भी बहुत सारे ऐसे थे मेरे फ्रेंड सर्कल में जो सेलेक्ट हुए। तो मैंने फिर इसको अचानक से इस पर मैंने सोचना शुरू किया। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि मैंने इस पर गहन रिसर्च किया 6 महीने साल के लिए। तो मैंने महसूस किया, कुछ चीज़ें मैंने पाई उस रिसर्च के दरमियान। मैंने ऐसा पाया कि देखो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का हमारा पैटर्न है उसमें दोष है। कुछ दोष यह है कि वहाँ पर चीज़ों को याद रखना, या आप समझ सकते हो कि तथ्यों को गैदर करना या इन्फॉर्मेशंस को गैदर करना या सिलेक्टिव पढ़ाई करना सिखाते हैं। और शायद मैं समझता हूँ कि इंडिया का सबसे स्मार्टेस्ट इंस्टीट्यूशन इस मामले में यूपीएससी है। यूपीएससी अपने रिसर्च विंग रखते हैं, उनके अपने टीचर्स होते हैं, उनके अपने क्वेश्चन सेटर्स होते हैं, और दोनों के पैटर्न बिल्कुल ही अलग होते हैं। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। हो सकता है कि आप अगर अंडरस्टैंडिंग बेहतर करें और इन्फॉर्मेशन आपके पास कम है तो मार्क्स बहुत कम देंगे। आज भी आप देखिए क्लास 10th और 12th क्लास के बच्चों के साथ सिचुएशन क्या है कि एनसीईआरटी जैसी पुस्तकें जिसमें कि बच्चों जिसकी एनसीएफ 2005 का ही ये दावा है या कोशिश है कि हम बच्चों को सोचने की प्रवृत्ति सिखाएं, लेकिन फिर भी स्कूल में रटने की प्रवृत्ति सिखाई जाती है, सोचने की प्रवृत्ति नहीं। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि दोनों पैटर्न ऑफ एजुकेशन में कोई तालमेल नहीं होता। जब मैं सिविल सेवा में जब मैंने पेपर दिया तो मैंने इस बात को महसूस किया, और फिर मैंने यह भी महसूस किया कि सिविल सेवा एग्जामिनेशन कुछ ऐसा है कि जिसमें एक बहुत गहन तैयारी की जरूरत होती है। अब ये रियलाइजेशन के बाद देखिए मेरे लाइफ में एक टर्न आना था, क्योंकि मैं जब सिविल सर्विसेज से बाहर हुआ तो मुझे फिर दूसरा कोई भी जॉब फैसिनेट नहीं कर रहा था, न मैं स्टेट सर्विसेज की तरफ जाना चाह रहा था। मैंने कुछ समय के लिए कंप्लीट डार्क हो गया, मुझे लगा कि अब तो यही मेरा करियर फिनिश हो गया, मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं उनको क्या जवाब दूं जो मेरे अपने रिलेशंस के हैं। मतलब जिसको आप कहते हो गहन एक डिप्रेशन जैसी स्थिति आने लगी। और मैं वो दिन आज भी याद करता हूं कि जब मैं रात में सोता था तो मॉर्निंग में उठने पर कुछ लगता नहीं था कि कोई मकसद है कि मैं उठूं, या फिर शाम में कहीं घूमने निकलता था तो मुझे पता नहीं चलता था मैं कहाँ तक निकल जाऊँ घूमते हुए, फिर लौट के मैं आऊँ घर तो क्या करने आऊँ। बड़ी अजीब स्थिति थी। इसी बीच जो द स्टडी कोचिंग जिसको कि आज मैं इतना बड़ा मुकाम तक पहुँचाया और इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट सिविल सेवा के क्षेत्र में रहा, उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर पहले हुआ करते थे, वो मुझसे एक सीनियर स्टूडेंट हुआ करते थे और मेरे फ्रेंड भी हुआ करते थे। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट डाली थी, खुद कोशिश की थी, उनका नाम था नेवेजी शिवपुत्र। वो मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बनकर आए। उन्होंने मुझे एक दिन एक प्रपोजल दिया कि भाई आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे संस्थान में जरा सा 10-5 क्लास आप ले लें, क्योंकि उन्होंने जो टीचर जिनको रखा हुआ था वो टीचर किसी कारण से कहीं चले गए थे या फिर अवेलेबल नहीं थे। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं ले सकता हूँ। तो फिर मैं गया, उसमें मैंने अपने जीवन में 15 क्लासेस लिए कॉन्टिन्यूसली, और मुझे खुद पता नहीं था मैं कैसे ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा पता था कि मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की दूसरे लोग कैसे ले रहे हैं या किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं या उनका पैटर्न क्या है। मैंने बस महात्मा बुद्ध की तरह एक ही बात सोचा कि बच्चे यूपीएससी में विफल क्यों होते हैं, और एक नए बच्चे आते हैं उनको हिस्ट्री प्रिपरेशन में परेशानी क्या होती है। तो मैंने एक ही परेशानी वहाँ जो देखा, तो जो मैंने पीछे आपको बताया कि इनमें अंडरस्टैंडिंग बच्चों को नहीं आ पाती है। मैंने पूरे पैटर्न को चेंज कर दिया। मैंने हिस्ट्री को इन्फॉर्मेशंस की परिधि से बाहर निकाला, मैंने उसको इंटरप्रिटेशन की परिधि में ले गया। मैंने कहा कि नहीं, सिविल सेवा के बच्चों को ये पता नहीं होना चाहिए कि कितना इन्फॉर्मेशंस है, उनको ये पता होना चाहिए कि चेंजेज कैसे हुआ, एंशिएंट से मिडिवल हिस्ट्री में कैसे पहुंचे, उसके बाद हम मॉडर्न में कैसे आए, कैसे हिस्ट्री का एवोल्यूशन होता है, इंडियन हिस्ट्री कैसे इवॉल्व किया, वर्ल्ड हिस्ट्री किस प्रकार इवॉल्व किया। तो मैंने जो चेंजेज और कॉन्टिन्यूटी की जो थ्योरी मैंने उस समय जो पैटर्न मैंने डेवलप किया कि भाई कैसे निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को आसानी से रेखांकित किया जा सकता है, शायद ये मेथड मेरा बहुत हिट कर गया। और मैं जब 15 डेज क्लास लेके निकला तो बरबस वो मेरे जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक सजेशन, ऑनेस्ट सजेशन देना चाहूँगा कि आप एक इनबॉर्न टीचर हैं, आपको टीचिंग में जाना चाहिए।
तो मैं हंस के टाल दिया भाई, क्योंकि टीचिंग मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। चलो मैंने 15 क्लासेस पढ़ा तो दिए, इसको कैरियर बनाना, और उस समय जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट केवल हुआ करते थे, कोई ऐसा यंग लड़का कोई कोचिंग खोले, वो बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैंने मना कर दिया। लेकिन मना करने के बाद इन द मीन टाइम कुछ फैमिली में कुछ ऐसा हुआ, क्योंकि और बहनों की शादी थी, कुछ फाइनेंशियल प्रेशर था पिताजी को। तो पिताजी ने बड़ी दबी जबान से कहा एक दिन कि बेहतर होता कि आप वापस आ जाते, क्योंकि मैं आपका फाइनेंशियल बर्डन अब बर्दाश्त करने में सक्षम नहीं हूँ। तब मुझे लगा कि अब तो मेरी कहानी ख़त्म हो जाएगी, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने फिर स्टडी, तब तक वो मेरे जो सीनियर थे वो स्टडी से अपने आप को डिसोसिएट कर रहे थे। उन्होंने बड़ा उन्मुक्त तरीके से हमें एक प्रपोजल दिया, अगर आप चाहें तो यू कैन कैरी विद द इंस्टीट्यूट। हमने उसकी पूरी लीगेसी ले ली। राइट फ्रॉम द टाइम मैंने पढ़ाना शुरू किया उसमें, और दिन दुनी रात चौगुनी उसकी प्रगति होती रही। मेरा पैटर्न ऐसा हिट किया चेंजेज एंड कंटिन्यूटी का, जो हिस्ट्री एक बड़ा आसान सब्जेक्ट हो गया बच्चों के लिए सिविल सेवा में। और आज मुझे खुशी है कि इंडिया के जितने भी महत्वपूर्ण टाउन्स होंगे उसमें IAS से लेकर PCS तक कहीं ना कहीं मेरे स्टूडेंट जरूर होंगे। मैं कहीं भी जाता हूँ, आगरा जाता हूँ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अगर खोजूंगा तो कोई ना कोई DSP निकल जाएगा, SP निकलेगा, या कोई कम से कम नहीं कोई तो BDO CO तो कुछ निकल ही जाएगा। और जब मैं चलती हुई 2002 में जब मेरे बच्चे 5th रैंक और 10th रैंक पर ऑल इंडिया में गए पहली बार, तो मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि कई बार ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अभिशाप में वरदान। मुझे लगा कि शायद मैं फेल कर गया, वो अच्छा हुआ। अगर मैं सिलेक्ट हो जाता तो किसी एक डिस्ट्रिक्ट में सेवा करते रहता, मुझे फिर इतने बड़े पैमाने पर काम करने का मौका नहीं मिलता, मुझे सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स को गाइड करने का मौका नहीं मिलता, मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट को सेवा करने का मौका नहीं मिलता। तो वही बच्चों में आपको संदेश ये देना चाहता हूँ कि सफलता, आप सफल हैं असफल है, इसका निर्धारण अभी मत करिए, लास्ट तक प्रतीक्षा करिए, अपनी पोटेंशियलिटी को देखिए, कोशिश करिए, फाइंड आउट करिए। हार नहीं मानना ही सबसे बड़ी जीत है। आप जहाँ चाहेंगे रास्ता मिलेगा, रास्ता कहीं रुका नहीं होता है। और मैं इसमें आप लोगों को केवल यही कहना चाहूँगा कि जब भी लाइफ में कभी इस तरह की चीज़ें आए तो आप केवल इतना सोचिए कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, इट मे बी अ न्यू बिगनिंग। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।